पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की उस सोच का है जो 2017 में सोचा गया था। और इस दौर में आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गई, नेशनल पार्टी का दर्जा उसे मिल गया। दिल्ली के बाद उतनी ही बड़ी ताकत के साथ पंजाब में भी उसने जीत हासिल की। इन तमाम परिस्थितियों की शुरुआत में 2017 का जिक्र आज जरूरी है। दिल्ली का चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ते बहुत ज्यादा पेचीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। शायद आप लोगों को दिल्ली का यह चुनाव दोस्तों बहुत ज्यादा सरल और आसान नजर आ रहा होगा, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही है, क्योंकि यहां पर भाजपा न सिर्फ दिल्ली तक रुकेगी बल्कि अरविंद केजरीवाल के दूसरे और राज्य की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बड़ा खतरा जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है, और वहीं पर दावा यह भी किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से तो हार चुके हैं। अब दावा यह किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर दूसरी जगह के सीएम बनने जा रहे हैं दोस्तों। वो कौन सी जगह है और क्या कुछ अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़े से बड़ी यहां पर मुसीबत उनके गेट पर, उनके दरवाजे पर दस्तक देती हुई नजर आ रही है, शायद जिसकी कल्पना खुद अरविंद केजरीवाल ने नहीं की होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं पुण्य पराशुन वाजपेयी जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार। 2017 में जो बात सोची गई थी, क्या वह 8 बरस के बाद 2025 में पूरी होने जा रही है? यह सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल का है। यह सवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की उस सोच का है जो 2017 में सोचा गया था। और इस दौर में आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गई, नेशनल पार्टी का दर्जा उसे मिल गया। दिल्ली के बाद उतनी ही बड़ी ताकत के साथ पंजाब में भी उसने जीत हासिल की। इन तमाम परिस्थितियों की शुरुआत में 2017 का जिक्र आज जरूरी है। 2017 में शाम या कहें देर शाम का वक्त था। अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर, उनके घर पर उनके तमाम सहयोगी जो सबसे करीबी हैं वो बैठे हुए थे। और चर्चा यह चल रही थी, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल को कल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और यह सवाल इसलिए था क्योंकि अगले दिन पंजाब विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले थे। और अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनके अपने तमाम करीबी जो उस कमरे में मौजूद थे, वो सभी मान बैठे थे कि कल पंजाब में जीत आम आदमी पार्टी की उसी तर्ज पर होगी जैसे 2015 में आम आदमी पार्टी कब्जा किया या फिर सत्ता में हासिल हुए। और यह तय हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल चुनाव परिणाम आने के बाद स्वर्ण मंदिर जाएंगे, वहां पर मत्था टेकेंगे और उसके बाद यह ऐलान होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल पद संभालेंगे। और उस कमरे का विचार विमर्श यह भी था कि मनीष सिसोदिया दिल्ली को संभाल लेंगे। वो तमाम मंत्रालय देख ही रहे हैं, वो तमाम चीजें जान चुके हैं। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से गवर्नेंस को चलाते हैं यह भी वो जान चुके हैं। तो दिल्ली मनीष सिसोदिया के हवाले और पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल। सवाल यह भी उठा था, क्या पंजाब के लोग या फिर पंजाब की जो अपनी सांस्कृतिक पहचान है उसमें अरविंद केजरीवाल को, यह भी सवाल बड़ा है कि पंजाबी लोग पंजाब इनको स्वीकार करेंगे कि नहीं। यह भी उठा था, दिल्ली में भी तो 30% पंजाबी रहते हैं, सिख रहते हैं। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल खुद तो हरियाणा से आते हैं और हरियाणा एक लिहाज से पंजाब के ज्यादा करीब है बनिस्बत दिल्ली के, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चुनाव परिणाम अगले दिन आए और आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर सिमट गई। यानी एक दिन पहले देर शाम में यह माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर जो पहला चुनाव 2013 में लड़ा था, उस लिहाज से तकरीबन 30% वोट तो उसे मिलेंगे और हर हाल में ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर उसी की सरकार बनेगी। उसके बाद 2022 में क्या हुआ, किस तरीके से 117 में से
92 सीट आम आदमी पार्टी जीत गई, भगवंत मान मुख्यमंत्री बना दिए गए। लेकिन मौजूदा वक्त की हकीकत अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं ज्यादा त्रासदीदायक है और वो ये जान चुके हैं कि बीते दिनों वह इस देश को जिस तरीके से लगातार लांग रहे थे, जिस चार्टर्ड में वो सवार होकर आते जाते थे, वो पंजाब सरकार का था। यानी राजनीतिक तौर पर आपकी आवाजाही देश के हर हिस्से में तुरंत होनी चाहिए और पंजाब सरकार की सुविधाओं का भरपूर दिल्ली की सत्ता ने उपभोग किया, इससे कोई इनकार करेगा नहीं। दूसरा सवाल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली गंवा चुके हैं और दिल्ली के ऊपर जो भी परिस्थितियां मंडरा रही हैं, उसमें सबसे बड़ी स्थिति उन पुरानी फाइलों को खोलने का है, जिन पुरानी फाइलों को या तो सीएजी की रिपोर्ट के आश्रय विधानसभा में रखा यानी टेबल नहीं किया गया, या फिर जो आरोप यानी कि अब अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं डगर आसान नहीं है दोस्तों। कतई नहीं चाहेगी कि इसमें देर होनी चाहिए। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर केस और भ्रष्टाचार की उन फाइलों को बंद रखा गया और ज्यादा लंबे वक्त तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर उनके अपने कैडर और बीजेपी जो दिल्ली में यूनिट में मौजूद है, उसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल इस तर्ज पर गिर जाएगा, क्योंकि बीते 10 वर्षों से जिस तरीके का वो संघर्ष कर रहे हैं, वो कतई नहीं चाहेंगे कि किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल की कोई फाइल दबी रह जाए या फिर उनका रास्ता जेल की तरफ नहीं जाए। और यहीं से यह सवाल भी बड़ा हो चला है, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल इस चीज को भांप चुके हैं? क्योंकि उनके सामने दो रास्ते बहुत स्पष्ट हैं इस दौर में, और यह मैसेज उनके अपने करीबी विधायकों के बीच जो पंजाब के हैं जा चुका है। इसीलिए 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। पंजाब के मीटिंग कल होनी है कपूरथला हाउस में। जो एक वक्त महाराजा कपूरथला का घर हुआ करता था, वो पंजाब सरकार के अधीन है और वह पंजाब के मुख्यमंत्री का निवास माना जाता है। कनाट प्लेस के करीब पंडारा रोड में यह कपूरथला हाउस है, जहां पे कल बैठक होनी है। आज बैठक पंजाब के कैबिनेट की होनी थी, वो टल गई और कहा गया वो 13 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी। लेकिन जो रास्ते और उलझन अरविंद केजरीवाल के सामने है, उसमें बड़ा सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी उनकी फाइल खोलती है और उसके बाद उन्हें दोबारा से जेल का रास्ता दिखलाती है, तो जेल में रहकर वो सरकार तो चला सकते थे, लेकिन जेल में पार्टी कैसे चलाएंगे? अब जो रास्ते बन रहे हैं दोस्तों, वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही ज्यादा पेचीदे हैं। उसका असर जो पंजाब पर पड़ेगा, और पंजाब को रिमोट से इस दौर में बाखूबी चलाया गया नहीं है, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या वाकई उलझन इस बात को लेकर भी है कि आम आदमी पार्टी के पास से अगर एक झटके में दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता भी हाथ से निकल गई तो क्या होगा? सुविधाएं कहां से आएंगी? पैसा कहां से आएगा? संगठन को चलाने का बजट कहां से होगा? आप कह सकते हैं लंबे वक्त तक रही है, पैसा है, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर दोनों राज्यों में एक झटके बचेगा क्या फिर तो बचेगा आम आदमी पार्टी का? और फिर 2027 में चुनाव है, 2025 चल रहा है। इस बरस बिहार महत्वपूर्ण है, उसके बाद बंगाल और असम महत्वपूर्ण है 2026 में, और 2027 में उत्तर प्रदेश और पंजाब महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए खास तौर से महत्वपूर्ण है। और बीजेपी अपनी राजनीतिक बिसात में यह मानकर अगर चल रही है कि जिसने भी विरोध किया, जिस तर्ज पर विरोध किया, या विरोध के स्वर कहीं से भी निकले, और जो भी राजनीतिक सत्ता बीजेपी के खिलाफ कहीं पर गैर बीजेपी सरकार के आश्रय टिकी हुई है, तो उसको डिगाना तो होगा। आप कह सकते हैं यहां पर पहला टारगेट ममता बनर्जी होंगी, लेकिन आज जिक्र पंजाब का है, तो पंजाब की सत्ता को कौन संभालेगा? क्योंकि इससे पहले शुरुआत में हर कोई जानता है कि राघव चड्ढा दिल्ली के एमएलए थे, और दिल्ली को लेकर जब समझ में आ गया कि सारी ताकत एलजी के पास जा चुकी है, और 2022 में जब आम आदमी पार्टी को पंजाब में बहुमत मिल गया, तो उसके बाद राघव चड्ढा को पंजाब से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। यानी राज्यसभा के सांसद वो पंजाब से बने, दिल्ली के एमएलए पद को छोड़कर।
और वो एक लिहाज से चीजों को चलाते रहे, क्योंकि हिसाब किताब की जरूरत गवर्नेंस में बाखूबी होती है। और भगवंत मान के आसरे हिसाब किताब किया नहीं जा सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आज की तारीख में पंजाब कितना खोखला आर्थिक तौर पर है, इसको तो सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि बकायदा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को यह कहना पड़ गया था पिछले महीने कि आप जो वेलफेयर स्कीम है उसके लिए पैसा नहीं है, आपके पास इस बात का भी पैसा नहीं है कि जो फॉरेंसिक यूनिट पंजाब में काम करती है, आप कह रहे हैं बजट नहीं है, लेकिन आप प्रचार प्रसार पे कितना खर्च करते हैं, जरा चीफ सेक्रेटरी से कहिए कि पूरा खर्चा हमें लाकर दें। और यह सिर्फ 10 से 15 दिनों बात है, ये 15 दिन पहले का मामला, यानी चुनाव से 15 दिन पहले। और पंजाब सरकार ने इस दौर में पैसा जुटाने के लिए सलाहकार भी नियुक्त किया था, उनका नाम अरविंद मोदी है। क्योंकि कर्ज में डूबी हुई सरकार और इन सब के बीच इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 30,000 करोड़ रुपए वो ले चुकी है, आगे भी लेना है उसको। और आंकड़ा इस लिहाज से बढ़ रहा है कि जब भगवंत मान मुख्यमंत्री बने थे तब राज्य पर जितना कर्ज था आज वो दुगना हो चुका है। यानी एक तरफ अर्थव्यवस्था को संभालना है, दूसरी तरफ किए गए राजनीतिक वादों को पूरा करना है जो हो नहीं पा रहा है, तीसरी तरफ वेलफेयर स्कीम्स की एक पूरी फहरिस्त है जिसे पूरा करना है, और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो 92 एमएलए हैं, 92 नहीं 93 हो गए हैं, उन एमएलए को एक डोर में इस भरोसे और उम्मीद के आसरे बांध कर रखा जाए कि आम आदमी पार्टी खत्म होगी नहीं और पंजाब के भीतर सत्ता 2027 में भी दोबारा आ जाएगी। लेकिन अगुवाई करेगा कौन? तो कल की बैठक और कल से पहले आज जो विधायक दिल्ली पंजाब के पहुंच गए, जिनकी संख्या हमने आपको बताई तकरीबन 30 के लगभग हो चुकी है, इन सभी से कौन सी गुफ्तगू हो रही है? और अरविंद केजरीवाल के करीबी जिनको जेल भी हुई थी, एक महिला सांसद के खिलाफ जो पहल की गई थी, वह आज की तारीख में उनके जो सहयोगी सलाहकार सेक्रेटरी जो कहना है कहिए, वह भी पंजाब के भीतर ही रहते हैं और वो तमाम जानकारी दिल्ली को देते हैं और दिल्ली के रिमोट से सरकार चलती है। लेकिन अब यह रिमोट हटाने का वक्त आ गया है। इसकी सुगबुगाहट अपने अपने तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी में हो सकती है और तमाम राजनीतिक दल कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले क्या बीजेपी कह रही है, क्या कांग्रेस कह रही है, कौन सी सुगबुगाहट आम आदमी पार्टी के भीतर हो सकती है? हमें लगता है कि 3 बड़ी वजहों को आज पहले टटोल लीजिए कि अरविंद केजरीवाल पंजाब का रास्ता क्यों नापने जा रहे हैं या पंजाब की तरफ उनके कदम क्यों बढ़ रहे हैं। और जब तक पंजाब उनके पास है, वो नहीं चाहेंगे किसी भी हालत में पंजाब की सरकार डगमगाए और कमान वो अपने हाथ से लेंगे ही। तो 3 वजह, सबसे बड़ी वजह हमारी टीम ने जो निकाला, इस पे जो काम किया, उसमें मैसेज बहुत साफ है कि मार्च के महीने तक आते आते कब्जा किया दिल्ली में या फिर सत्ता में हासिल हुए और दिल्ली के भीतर विधानसभा की शुरुआत के साथ ही सरकार तो इसी महीने बन जाएगी। सरकार के पटरी पे आने का जिक्र है, उसके बाद उसे बजट रखना है और तमाम चीजें हैं, लेकिन उसमें जिक्र इस बात का है कि जो आरोप इस दौर में जिन फाइलों को खोलने चाह रही है, वो तमाम फाइलों के डॉक्यूमेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा चुके हैं। वो टटोल रहे हैं कि आर्थिक तौर पर अर्थव्यवस्था के आसरे टैक्सपेयर का पैसा कैसे दिल्ली की सरकार ने किस रूप में उपयोग किया, और उसमें अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए यहां तक कि जो केस भी लड़ा जा रहा था वह भी टैक्स पेयर के पैसे के आसरे ही अरविंद केजरीवाल वकीलों को दे रहे थे और वह तकरीबन करोड़ों में है। वह फाइल भी पास है, यानी ये भी सवाल बड़ा है कि पंजाबी लोग, पंजाब इनको स्वीकार करेंगे कि नहीं। अलग अलग परिस्थितियों में जो आरोप हैं, तो इससे पहले बदनाम हो या इससे पहले उन्हें जेल में डालने की कोशिश की जाए या राजनीतिक तौर पर दिल्ली के चुनाव परिणामों के भीतर आम आदमी पार्टी ने 43% वोट तो हासिल किया है और यह वोट की ताकत आने वाले वक्त में अगर बीजेपी जरा सी भी डिरेल्ड होती है तो उसको दरकिनार करने में वक्त लगेगा नहीं आम आदमी पार्टी को। यह सोच भी बीजेपी के भीतर भी है।
तो उसे किसी ना किसी तरीके से आम आदमी पार्टी और उसके चेहरे अरविंद केजरीवाल को लेकर समूची राजनीति इस दौर में करनी है। इससे कोई इनकार हो नहीं पा रहा है। सवाल है कि बीजेपी पहले कदम उठाए या उससे पहले अरविंद केजरीवाल एक सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर खड़े हो जाएं। और अगर वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उन्हें 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ना होगा। लुधियाना की सीट खाली पड़ी है, वहां से वो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं, पार्टी अपनी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी है कि एक दिल्ली में हारा हुआ मुख्यमंत्री पंजाब का मुख्यमंत्री क्या इसलिए बन रहा है कि वो राज्य की सत्ता उनके अपने पास रहे? जी नहीं, इसके पीछे दूसरा कारण है। पहला स्टेज तो खुद को मुख्यमंत्री की दिशा में लेकर जाना है, जहां पर बीजेपी के सामने भी यह परेशानी का सबब रहे कि अब वो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और जो भी कार्रवाई और फाइल खुलेगी उसमें एक मुख्यमंत्री को वह और उस पर आरोप लगाते हुए सुनवाई हो रही है। तो जेल की अथॉरिटी हो या अदालती कार्रवाई हो, दोनों परिस्थिति में मुख्यमंत्री होने का लाभ तो मिलता है। लेकिन जो हमने कहा, इसके पीछे एक दूसरी वजह यह है कि राज्य के भीतर की इकोनॉमी इस रूप में डगमगाई हुई है कि जो परिस्थिति अभी चल रही है उसमें आप 2027 के यानी कि अब अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं टक्कर आसान नहीं है दोस्तों। कोई भी कहेगा, जाहिर है इसे तो अरविंद केजरीवाल संभालेंगे। वो खुद IRS में हैं और रहे हैं और तमाम इकोनॉमी को संभालना जानते हैं। अक्टूबर में 2000 करोड़ रुपए RBI से लिए गए, नवंबर में 3000 लिए गए जो 5000 लेने थे। इससे पहले जो 21000 करोड़ रुपए लिए जा चुके थे, अब आने वाले वक्त में 6000 करोड़ और लेने हैं। और इन सब के बीच आंकड़े बहुत साफ तौर पर बता रहे हैं कि महीने दर महीने ऐसी परिस्थिति आ गई कि कर्ज के अलावे कोई दूसरा रास्ता बच नहीं पा रहा है। और स्थिति जो हमने आपसे कहा कि उसमें सरकारी उधारी का हिस्सा बढ़ते चला जा रहा है, कर्ज का भुगतान कैसे करें यह भी नहीं हो पा रहा है, मूलधन और ब्याज का भुगतान में सब कुछ निपटता चला जा रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में जो 2024-25 चल रहा है, 36,766 करोड़ का खेल यहीं पर हो चुका है। कर्ज और है, उसमें ब्याज का जो भुगतान करना है वो तकरीबन 23,900 करोड़ है। मूलधन का पुनर्भुगतान करना है 12,866 करोड़ है। और इन सब के बीच CAG की रिपोर्ट आती है जो रेड अलर्ट करती है कि स्थिति नाजुक है। पंजाब सरकार एक व्यक्ति को सलाहकार के तौर पर लाती है जो कि बताए वित्तीय संस्थान कैसे जुटाया जाए, राज्य के संस्थानों को कैसे बढ़ाया जाए जो संसाधन मिल रहे हैं, वित्तीय कर्ज को कैसे सीमित किया जाए। और उसमें अरविंद मोदी का, जिसका हमने जिक्र किया, इनको सलाहकार के तौर पर इनकी नियुक्ति हो जाती है। हाईकोर्ट में जो मामला गया वो अभी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो संसाधन की खरीद थे वहां पर भगवंत मान की सरकार ने कह दिया बजट नहीं है। अब बजट नहीं पार्टी है तो कैसे चलाएंगे? हाईकोर्ट अब जो रास्ते बन रहे हैं दोस्तों वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही ज्यादा आपने टेलीविजन स्क्रीन पर विज्ञापनों को देखा होगा। इस देश की 3 सरकारें ऐसी हैं जिनका विज्ञापन नहीं है। चलता है। पहले 4 थी, इस दौर में हरियाणा कम हो गया इसलिए उसको माइनस कर दीजिए। 3 सरकारों में आपने यूपी सरकार देखा होगा, योगी की सरकार है, दिल्ली सरकार देखा होगा जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, विज्ञापन मीडिया को खूब देती रही। तीसरे नंबर पर पंजाब सरकार है जो दिल्ली यानी नेशनल मीडिया में पंजाब के भीतर नहीं, राष्ट्रीय तौर पर विज्ञापनों को देके एक धारणा बनाई जाती है। तो हाईकोर्ट ने इस पे भी कहा, रे मुख्य सचिव को भेजिए और बतलाइए कि बचेगा क्या फिर आम आदमी पार्टी का, उसको बढ़ावा देने के लिए या बताने के लिए जो विज्ञापन पर खर्च होता है उसको तो बता डालिए। इससे पहले लुधियाना में एक वक्त खूब खर्च किया जा रहा था। जब वहां के आंकड़े मांगे गए तो पता चला कि अच्छा, वहां एक बरस में 5 करोड़ से ज्यादा खर्च सिर्फ लुधियाना जिले में हो गया। ऐसे में जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी थी, जो आटा दाल स्कीम थी, जो महिलाओं को पैसा देना था, जो आयुष्मान भारत को पंजाब में जो लाया गया उसमें 60% पैसा राज्य सरकार को देना था, पैसा नहीं है। तो इसका दूसरा हिस्सा यह भी है कि पंजाब को संभाले कौन? भगवंत मान के भरोसे तो रहा नहीं जा सकता है, आपको कोई पुख्ता व्यवस्था करनी होगी। तो यह पुख्ता व्यवस्था करेगा कौन? आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा की मौजूदगी एक चमकते हुए सितारे के तौर पर इस दौर में देखी जाती है। तो आम आदमी पार्टी का स्लोगन हवा हवाई हो जाता है। वह भी फिट नहीं बैठ रहे हैं।
वह खुद इकोनॉमिक्स के माहिर हैं, वो जानते समझते थे, तो आम आदमी पार्टी का भी कच्चा चिट्ठा वो देख रहे थे। लेकिन इस बीच में ध्यान दीजिए, एक और व्यक्ति की एंट्री पंजाब के भीतर से राज्यसभा सदस्य के तौर पर हुई और वो कच्चा चिट्ठा सारा देखने लग गए। लेकिन एक सवाल तो बार बार उभर रहा है कि सारी चीजें दिल्ली से चल रही थी। अब यहां पर एक तीसरा सवाल निकल कर आता है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दिल्ली ने जो झटका दिया है, इसकी कल्पना अरविंद केजरीवाल ने इस लिहाज से नहीं की थी कि उनका वोट ऑफ परसेंटेज 53% है और बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज 38% है। तो 38 और 53 के बीच का बड़ा लंबा दूरी होता है। इतनी दूरी को कोई कैसे पाट सकता है, लेकिन यह पता ही नहीं था कि एक झटके में 53 से 43 पर आ जाएंगे और उस 10 में से 8% बीजेपी के पास चला जाएगा और बीजेपी एक झटके में 40 सीट ले जाएगी। क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का उदय पहले चुनाव में 29% वोट के साथ होता है, उसके अगले चुनाव में वो एक झटके में 54% पे पहुंच जाती है। सारा वोट निकलकर कांग्रेस बात है, ये 15 दिन पहले का मामला, यानी चुनाव से 15 दिन पहले। अगर आप पंजाब की स्थिति को देख रहे हैं तो वहां पर 2012 तक तो नहीं थी आम आदमी पार्टी। 2017 में उसको 23% वोट मिले, 23.70%, 20 सीटें मिली। और 2017 में सीएम बनना चाहते थे, 2022 में जब 92 सीट मिल गई तो वह एक लिहाज से आश्वस्त हो गए, अब उनकी सरकार को कोई आंच नहीं आएगी। 42% वोट मिल गए, उनके नीचे का वोट कांग्रेस के पास तकरीबन 22%, और इन दोनों ने मिलकर लोकसभा चुनाव जब लड़ा तो 3 सांसद भी मिल गए। राज्यसभा के सांसदों में आम आदमी पार्टी का कोई पॉलिटिशियन ऐसा शामिल नहीं था जो आंदोलन करते हुए सड़क पे दिखाई दे रहा हो, जिसने समाज सेवा की हो। वो अलग अलग तरीके से लाए गए, उसके पीछे का गणित भी उसी पैसे के आश्रय खो सकता है, उन्हें क्यों लाया गया, किस रूप में लाया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी अब यह मान रही है कि दिल्ली की अगर यह स्थिति हो सकती है तो पंजाब के भीतर होने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि 42% वोट पंजाब के भीतर और 43.5% वोट दिल्ली के भीतर, और उसके बावजूद भी सत्ता से बाहर। तो 42% का मतलब यह है कि कांग्रेस 22-23% वोट, अकालीस तकरीबन 18-19% वोट, बीजेपी तकरीबन 6.5-7% वोट। कितना वक्त लगेगा एक परसेप्शन बनाने में। तो यह तीसरा सवाल भी महत्वपूर्ण है कि सरकार चलाए कौन, संभाले कौन। तो विधायकों को यह समझाना बताना तो होगा, लेकिन अगला सवाल कोई भी कर सकता है, तो ऐसे में क्या यह वाकई ऐसी स्थिति बन जाएगी जो केजरीवाल की बात को नहीं मानेगा, वह दूसरी पार्टी में चला जाएगा। दूसरी पार्टी में जाने के लिए 2/3 बहुमत तो चाहिए। पार्टी में जितने विधायक हैं उस लिहाज से देखिए तो 92 हैं, और सरकार बनाने के लिए 60 एमएलए चाहिए, 117 कुल होते हैं। और जो जानकारी है उसके मुताबिक भगवंत मान के साथ खड़े विधायकों की तादाद 30 से 32 है। राघव चड्ढा के अनुकूल की परिस्थितियों में 12 से 15 है। बाकी तो उनके साथ खड़े हैं जो दिल्ली के इशारे पर वहां पर सरकार चला रहे हैं, उनके सारे काम उसी रूप में होते हैं। तो उनकी संख्या कहीं ना कहीं इनकी तादाद से ज्यादा है, लेकिन अपनी बहुमत में नहीं है। यानी कब्जा किया या फिर सत्ता में हासिल हुए, राजनीति में खड़ी हो गई। और इस परिस्थिति के भीतर अगर आप लोकसभा चुनाव को भी देख रहे हैं तो आम आदमी पार्टी ने 2014 में 4 सीटें जरूर हासिल की थी, लेकिन 2019 में जहां उसके अपने 20 एमएलए थे, बावजूद उसके वह 1 सीट ही हासिल कर पाई। और 2024 में उसे कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ा, इंडिया बन चुका था। तो 3 उसके जीतते हैं और 7 कांग्रेस के जीतते हैं। कांग्रेस के इससे पहले 8 जीते थे। वो अपना वोट परसेंटेज बांटती है, क्योंकि 2019 में 40% वोट कांग्रेस के पास था और 8 एमपीज थे पंजाब के भीतर के। इंडिया गठबंधन के तहत उसके 7 एमपीज होते हैं और उसका वोट परसेंटेज 26.3%, 30% होता है। वही आम आदमी पार्टी अकेले लड़ती है। ये भी सवाल बड़ा है कि पंजाबी लोग, पंजाब इनको स्वीकार करेंगे कि नहीं। कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ती है तो वह भी 26% पे आ जाती है, 3 एमपीज मिल जाते हैं,
फिर वही सवाल, पंजाब के भीतर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब एक हो ही नहीं सकते हैं। इंडिया गठबंधन की कितनी भी दुहाई दे डालिए, दोनों एक साथ खड़े होंगे ही नहीं। तो ऐसे में आखिरी सवाल यही है कि कपूरथला हाउस में कल जो 92 एमएलएस बैठेंगे और दिल्ली के हारे हुए कद्दावर आम आदमी पार्टी को शुरू करने वाले नेता जब बैठेंगे तो कौन सा आलाप होगा? दरअसल ये आलाप पार्टी को बचाने का है, दरअसल ये आलाप पंजाब की सरकार को बचाने का है। दरअसल इन दोनों आलापों के पीछे जो संगीत है वो अरविंद केजरीवाल को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर बैठाने का है। अन्यथा दिल्ली की परिस्थितियां उनको जेल की दिशा और आरोपों की तारीखों के आश्रय बदनाम करने में वक्त लगाएगी नहीं। यानी जो कसीदे वो अभी गढ़ रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, वो अभी नहीं बचेगी। समाज सेवा की जो कसीदे गढ़ रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए जो तमाम मशक्कत इस दौर में हो रही है, सब हो चली है। क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति इस दौर में है नहीं। आप कह सकते हैं कि अच्छा, पंजाब के एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका भी कद बड़ा है, तो उनका कद तो उसी दिन छोटा हो गया जब उन्होंने कहा कि पंजाब के एमएलएस को खरीदने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा चुका है, 5-5 करोड़ का ऑफर किया जा चुका है। वो एक दिन उनकी बात टिकी, अगले दिन से गायब हो गई। तो साख पंजाब के भीतर पूरे पंजाब को चलाने को लेकर किसी की नहीं है। जो पूरे विधायकों की लिस्ट है, साख आम आदमी पार्टी की है, साख अरविंद केजरीवाल की बची, जो आम आदमी पार्टी के भीतर है। बाहर का सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर एक तरफ वेलफेयर स्कीम है तो किसान भी तो आंदोलनरत है। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं डगर आसान नहीं और है इन दोस्तों। सब के बीच बार बार इसका जिक्र होता है कि पैसा बड़ी तादाद में कनाडा से चलकर आ जाता है, जो बीजेपी के नेता आरोप भी लगाते हैं। मैसेज एक ही है, बहुत तेजी के साथ और बड़ी तेजी के पहल के साथ बीजेपी दिल्ली के चुनाव परिणामों को अपनी हथेली में रखकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को इससे पहले अपने पॉलिटिकल रूप में कार्रवाई की दिशा में ले जाए, उससे पहले अरविंद केजरीवाल को वह चाल चलनी है जिसके जरिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों इसी रूप में जाने जाएं कि दरअसल एक सियासत उनको खत्म करने की हो रही है और उस सियासत से बचने के लिए उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री बनकर सत्ता संभालकर पंजाब के एक मॉडल स्टेट के तौर पर रखने के लिए 2 बरस का वक्त है। क्या वो रख पाएंगे? सब कुछ 2027 के चुनाव पर टिका होगा या उससे पहले महज इसी दौर की राजनीति में चंद दिनों के भीतर आप भगवंत मान की जगह अरविंद केजरीवाल को देखेंगे? सवाल यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की उन फाइलों को लेकर जिक्र किया जा रहा है जो फाइलें अभी तक टेबल पर नहीं पहुंची, यानी कि जो फाइलें सिर्फ अभी तक रखी हुई थी। और भाजपा नहीं चाहेगी कि कोई भी ऐसी फाइल अरविंद केजरीवाल की ना खुल पाए जिसमें जो के सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को जेल का रास्ता दिखाती हो। यानी कि ऐसी कोई फाइल बीजेपी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती जो फाइल अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर जेल का रास्ता दिखाती हुई नजर आ रही हो दोस्तों। तो यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर इन बातों से इस बात को क्लियर कट समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर दोस्तों सस्पेंस जो बना हुआ है, जिस तरह की बातें कही जा रही है, उससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाला वक्त आसान नहीं है। अब दावा यह किया जा रहा है 2027 के अंदर जो चुनाव है दोस्तों, वहां से सीधे तौर पर क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब से चुनाव लड़ेंगे, पंजाब के सीएम बनेंगे? अब उसको लेकर भी ये सवाल उठाया जा रहा है, क्या पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल को स्वीकार करेंगे या नहीं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि यदि पंजाब से भी आम आदमी पार्टी सिमट गई दोस्तों, तो कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी जो है खत्म हो जाए। क्योंकि दोनों राज्य से एकदम सरकार का पूरी तरह से हटना कहीं ना कहीं सरकार को बुरी तरह से तोड़कर रख देगा, यानी कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से तोड़कर रख देगा। अब सीधे तौर पर पंजाब के सीएम जो है अपने सारे नेताओं को इस बात का आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ना तो टूटेगी और ना ही खत्म होगी। उन लोगों की अभी भी मीटिंगें चलती हुई नजर आ रही हैं।
अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।